Hello everyone. Today we start our class 12 syllabus. Chapter 1 The Circular Flow of Income. आज हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे, उसके फ्लो के, जो कि सर्कुलर वे में होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. द टर्म मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज. मैक्रो जो है वो एक ग्रीक के वर्ड से लिया गया है, जिसका जो है मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखती है हमारी इकोनॉमी की, जैसे कि हमारे इकोनॉमी जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो कंजम्पशन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. ये ओवरऑल स्टडी होती है हमारी इकोनॉमी की. इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. ये कंसर्न होती है, इसका मेन वर्क होता है टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खोज के निकालना, उसके सॉल्यूशन को खोजना. लाइक इन्फ्लेशन. अब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी होती है? इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाना. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हो जाना, बहुत कम नौकरियां मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हों. पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाना. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. मैक्रो इकोनॉमिक वो थ्योरी है, पार्ट है थ्योरी का, इकोनॉमिक थ्योरी का, विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी. जो किसके बिहेवियर के बारे में पढ़ता है? एग्रीगेट्स के बारे में. हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट्स होते हैं, एग्रीगेट मीन्स जैसे कि सप्लाई, डिमांड, ये सारे एग्रीगेट्स जो होते हैं, इनके बारे में हम, इनके बिहेवियर के बारे में, कैसे ये चेंज होते हैं, कैसे इनको हम कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे करेक्टिव मेज़र कैसे ले सकते हैं इनके बारे में, कैसे हम इनको बैलेंस बना के रख सकते हैं. एज अ होल, फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल इनकम. जैसे कि हमारी नेशनल इनकम, कहते हैं किसी भी कंट्री की अगर नेशनल इनकम बहुत कम है तो उसका मतलब है कि वो कंट्री बहुत कम डेवलप कर रही है, या फिर अगर नेशनल इनकम बहुत ही ख़राब है तो हम कहते हैं वो कंपनी डेवलप ही नहीं कर रही है. एग्रीगेट आउटपुट. अब जो हमारी पूरी कंट्री का एग्रीगेट आउटपुट निकलता है, पूरे साल में कितना हमारी कंट्री ने कमाया है, उसका आउटपुट जो निकलता है. एग्रीगेट कंजम्पशन. हमारी पूरी कंट्री में पूरे साल में या पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में कितना कंजम्पशन होता है, वो उसका एग्रीगेट कंजम्पशन होता है. वो हर सेक्टर द्वारा हो सकता है. किसी एक सेक्टर, मतलब एक दुकान या फिर एक फर्म को हम नहीं लेते, हम पूरी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं. इट मेन टूल आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. और इसका मुख्य जो टूल है, जो हथियार हैं, वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. ये सारी स्टडी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में होती है. इन्हीं दोनों को बैलेंस करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, टूल, बेसिक ऑब्जेक्टिव, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एंड बेसिक एजम्पशन. इन बेसिस के साथ हम मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे. मीनिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट होती है इकोनॉमिक थ्योरी का विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी. जो बिहेवियर किसी के व्यवहार, किसी इंडिविजुअल यूनिट के व्यवहार के बारे में स्टडी करती है. इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या? हम मान लीजिए किसी मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. ये वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द इकोनॉमी एज होल. जिसमें हम एग्रीगेशन, जो एग्रीगेट होता है, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमी के एग्रीगेट्स क्या होते हैं? जैसे कि नेशनल इनकम हो गई, कंजम्पशन, टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन हो गया. इन सब की स्टडी जब हम करते हैं पूरी इकोनॉमी को एज एक यूनिट मान के, तब उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. टूल्स. अब टूल्स कौन से हैं, हथियार कौन से हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के और माइक्रो इकोनॉमिक्स के? माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं.
एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टूल है। बेसिक ऑब्जेक्टिव, और इसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, किस ऑब्जेक्टिव पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, क्या हमारे माइंड में होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को करने के पहले हम क्या एम बनाते हैं कि हमारा क्या मुख्य काम होगा। इट्स एम टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मेन एम क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिटरमाइन करना, पता करना, या फिर उनमें करेक्टिव मेजर्स लाना किसी भी कमोडिटी की प्राइस का। जैसे कि हम किसी भी कमोडिटी को ले लेते हैं, मान लीजिए पार्ले जी ले लेते हैं, उसकी प्राइस को हमें पता करना और डिटरमाइन करना, उसकी कम, अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड के हिसाब से उसको मैनेज करना, ये सब कुछ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो उसको बैलेंस करना, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी में आता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स एम टू डिटरमाइन द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा मेन काम क्या होता है, डिटरमाइन इनकम, हम इनकम को पता करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट, और हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितने जॉब्स हैं, कितनी बेरोजगारी है, इन लेवल को पता करते हैं और करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के बेसिस पे हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इट इन्वॉल्व द लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड, बहुत कम एग्रीगेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उदाहरण दिया, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर इन अ पार्टिकुलर मार्केट। अब कह रहा है कि अगर हमें एग्रीगेशन निकालना है किसी डिमांड का, अगर मान लीजिए हमें डिमांड निकालना है किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, तो हम किसी एक मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उसके, उनसे कंसल्ट करके उनका हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल इट इन्वॉल्व द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, में बहुत हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, जिसका एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। क्योंकि अगर हमें एग्रीगेट डिमांड निकालनी है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, तो हमें पूरी कंट्री के डिमांड्स को पता, मार्केट के जो बायर हैं उनको, उनसे जाके पता करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन आ जाता है इसमें। बेसिक एजम्पशन, अब क्या बेसिक एजम्पशन होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले। इट एज्यूम्स ऑल macro variables to be constant. Is assumed that the national income, consumption, saving, are constant. अब कह रहा है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट मानते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम जो है उसको हम कांस्टेंट, मतलब जिसमें चेंज ना आए, वो हमेशा एक जैसा ही रहे, तो हम नेशनल इनकम को कांस्टेंट मान लेते हैं, कंजम्पशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, सेविंग वगैरह को सबको कांस्टेंट मान लेते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एज्यूम्स दैट द ऑल माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। कह रहा है जब हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो लेवल की जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट समझते हैं। डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, जैसे कि किसी हाउस होल्ड का या फर्म का डिसीजन जो होता है उसे हम कांस्टेंट समझते हैं। प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसे हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। दैट्स इट। टू मोर topics or basics on which we can differentiate microeconomics and macroeconomics. Other name, microeconomics is also known as price theory. microeconomics जो होती है उसे हम price theory कहते हैं। It is primarily concerned with the determination of price of commodity and fact of production. क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा कंसर्न होती है किसके बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है उसको डिटरमाइन करने में ज़्यादा कंसर्न होती है, इसीलिए हम इसको द थ्योरी ऑफ द प्राइस थ्योरी कहते हैं। इन मैक्रोइकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रोइकोनॉमिक्स को हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं,
एज इट प्राइमरी कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन के लेवल, किसके इनकम लेवल की डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट लेवल के डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी कर, डिटरमाइन करना मतलब पता लगाना, उस कितना है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितना कम है, कितना ज़्यादा, उसको बैलेंस करना, ये डिटरमाइन करना होता है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के बेसिस पे इंडिविजुअल इनकम, किसी एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल मार्केट की जो इनकम होती है उनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल आउटपुट, किसी इंडिविजुअल की आउटपुट को स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की जो इनकम होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड नेशनल आउटपुट, और पूरी इकोनॉमी की जो आउटपुट होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से हमें सेपरेट एक थ्योरी या फिर एक टॉपिक बनाना, एक सब्जेक्ट बनाना पड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को। क्या ज़रूरत थी ऐसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो फेल हो गई स्टडी करने में एग्रीगेट्स के बारे में। हमारी इकोनॉमी के जो एग्रीगेट्स थे, ऑल ओवर स्टेट प्रॉब्लम्स थी, उनको स्टडी करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स जब फेल हो गई, एज रिजल्ट देयर वर नीड फॉर द सेपरेट थ्योरी विच कुड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। तो हमें एक नीड हुई जिससे हम एक सेपरेट थ्योरी बनाना पड़ा, विच कुड, जो हमें एक्सप्लेन कर पाए कि हमारी इकोनॉमी जो होती है वो कैसे वर्क करती है, क्या क्या प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में आते हैं, जिसको हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमें मदद करता है कि हम इकोनॉमिक सिस्टम को, की काम को, उसकी वर्किंग को समझ पाएँ। एज वेल एज द माइक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स को भी समझ पाएँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स क्या होता है? जब माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज कहीं कहीं फेल हो जाती हैं, जो कि या फिर जो थ्योरीज, कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम देखें तो वो करेक्ट होती हैं, बट हम जब मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे उसे देखते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाती हैं। उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे। सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब हम जनरेशन ऑफ इनकम को देखते हैं, साइकिल, इसकी जो साइकिल है इनकम की जनरेशन की प्रोडक्शन प्रोसेस में, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जो साइकिल होती है जनरेशन ऑफ इनकम की, वो क्या करती है? प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होती है, इट डिस्ट्रीब्यूट एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फिर वो फाइनली हाउस होल्ड के द्वारा फॉर्म तक चली जाती है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसके फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो हमारी थ्योरी थी जो मैंने आपको समझा दी, जो लिखा हुआ था उसकी मीनिंग। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, इसकी मीनिंग है जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब उसकी हम सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को, जो इनकम हमारी आती है उसको हम उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उन्होंने जो हमारे इन्वेस्टमेंट लगाई होती है वो उनका इंटरेस्ट मिलता है। जो हमारे रेंट होते हैं, रेंट हम पे करते हैं। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे मजदूर वगैरह, लेबर वगैरह होते हैं, उनको उनकी वेजेस देते हैं हम। फिर क्या होता है? फिर वो जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास जाती है वो फाइनली सर्कुलेट होके कहाँ आती है? फिर फॉर्म में आती है। फिर किस फॉर्म में? जब हमारे जो लेबर्स थे वो फिर से अपने
अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि उनको कोई भी सामान चाहिए, हम ये नहीं कहते कि जो प्रोडक्ट बना है उसी पे वो पैसा खर्च होता है, वो किसी और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी लेबर को आपने पैसे दिए, तो उसके जो बेसिक नीड है, जैसे कि चावल, गेहूँ, आटा, सब्जी वगैरह में, तो वो एक्सपेंड करता है। तो जब वो मनी वो जो होती है वो फिर से फर्म में चली जाती है और फिर वो वैसे ही प्रोडक्शन के द्वारा सर्कुलेट होती है, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है, फिर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू फर्म तक जाती है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा चलता रहता है। अब इंट्रोडक्शन। द अनलिमिटेड and recurring want of the human being have made the production process a continuous process। अब कह रहा है कि हमारी जो wants हैं, हमारी जो चाहते हैं, वो अनलिमिटेड है, उनका कोई लिमिट नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, और रिकरिंग है, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं या फिर कम ज़्यादा होती रहती हैं। ह्यूमन बीइंग मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूस, इसीलिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यूस हो गया है। कभी हम प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी डिमांड ख़त्म नहीं होती है, हमारे वांट्स ख़त्म नहीं होते। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक साथ मिलके आते हैं, किस में काम करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में ये सब साथ में मिलके काम करते हैं। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड 1 चार्ट के हेल्प से स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फर्म, इट्स FIRM फर्म, बाय मिस्टेक FORM हो गया था, सो सॉरी फॉर मिस्टेक। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विथ कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। अब कह रहा है जो फर्म होती है वो प्रोड्यूस करती है किसको? गुड्स और सर्विसेज को। किसके हेल्प से? विथ कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब इन सारे के साथ के सहयोग के साथ क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, जो हमारे प्रोडक्शन सप्लाइड बाय, जो हमें किससे सप्लाई होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हाउस होल्ड सेक्टर से। फर्म मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद जो भी हमें फैक्टर सर्विसेज मिली होती हैं उन हाउस होल्ड सेक्टर से, उनको हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट किस किस फॉर्म में होती है? रेंट, हम किसी भी जगह का अगर किसी जगह को हम लिए हैं तो रेंट उसका चुकाते हैं। किसी भी इंसान ने अगर हमारी मदद की तो उसको हम उसका वेज देते हैं। अगर किसी इंटरप्रेन्योर ने हमारे प्रोडक्शन में अपना पैसा लगाया तो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट के लिए, तो हमें उसे प्रॉफिट देते हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। उसके बाद वो हाउस होल्ड सेक्टर को जो हम पैसे दिए होते हैं वो क्या करता है? परचेज करता है। क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए वो पैसा खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, वो फिर से वो कहाँ चला जाता है? फर्म में चला जाता है। अब ये चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। देखो, ये हाउस होल्ड है एंड ये फर्म है। हाउस होल्ड क्या करती है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? सर्विस देती है। जैसे हाउस होल्ड से हम एक ये ट्रिक लगा सकते हैं कि हाउस होल्ड में हमारे मान लीजिए मज़दूर होते हैं, वो अपनी मज़दूरी करते हैं, अपनी ताकत देते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके रिवर्स में उनको क्या मिलता है? वेज मिलता है। उसके रिवर्स में उनको वेज मिलता है, उनकी इनकम मिलती है। और यहाँ हम फर्म, अब फर्म हमें क्या देती है? फर्म हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देती है, जिसके लिए हमें फर्म को क्या देना पड़ता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके लिए हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। इनसे फर्म से जो हमें पैसा मिला होता है वही पैसा हम फिर फर्म को दे देते हैं किसी और सामान को खरीदने के बदले में।
जो कि हम सर्विस दिए रहते हैं उससे जो हमें पैसा मिला रहता है वही हम गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए दे देते हैं। ऐसे हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। फैक्टर सर्विसेज, अब कह रहा है फैक्टर सर्विसेज क्या कहते हैं? लैंड कोई अपना दे दिया, लेबर अपनी ताकत लगाया, कैपिटल किसी ने दे दिया, किसी ने इंटरप्राइज दी। इनकम, अब हम इनकम क्या क्या देते हैं? रेंट देते हैं, वेज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, यही सारी चीज़ें हम देते हैं। अब हम फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ेंगे। कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं जिनको हम क्रॉस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बीच में। जनरेशन फेज, फर्स्ट फेज क्या होता है? जनरेशन फेज। इन दिस फेज द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इसमें क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होता है किसके हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें क्या क्या होता है? दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो और द फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। इसमें क्या होता है? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी इनकम हमें मिली होती है वो हम वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में हाउस होल्ड्स को देते हैं। डिस्पोजिशन फेज, अब डिस्पोजिशन फेज क्या होता है? इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो हमें इनकम मिली होती है इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूस बाय द फर्म। वो फिर से क्या होती है? डिस्पोजिशन में जो हमारे लेबर्स वगैरह को पैसे मिले होते हैं वो फिर से उसको क्या करते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं, वो दे देते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए, स्पेंड कर देते हैं उन चीज़ों में जो कि फिर एक बार फर्म तक पहुंच जाती है। अब देखिए यहाँ डायग्राम दिया है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज, जनरेशन फेज एक ही होता है। इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक ही होता है। एक्सपेंडिचर फेज एंड डिस्पोजिशन फेज एक ही होता है। ये लाइन बाय वाइज चलता है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन फेज, सेकेंड वन इज इनकम फेज, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर फेज।